नाज़रीन, दिन कभी एक से नहीं रहते, कभी अच्छे और कभी बुरे हालात आते जाते रहते हैं। ये बात पाकिस्तानी अदालतों ने भी साबित कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सज़ा कलअदम करार देते हुए मुस्लिम नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बादशाह मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें केस से बरी कर दिया है। तो अब मामलात ये हैं कि क्या अब मामला तमाम तर क्लियर हो गए। हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब हमारे साथ माहिर कानून, बहुत शुक्रिया आप साहब आपके वक्त का। तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपसे दुनिया बोल है में गुफ्तगू हो रही थी, तब आपने ये कहा था कि जब तक उनके ये मामलात क्लियर नहीं होते उनको आसानी नहीं होगी कि वो इलेक्शन में जा सकें। अब अल अज़ीज़िया एवनफील्ड इनसे उनकी रिहाई हो गई है, लेकिन अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट की नाअहली का बरकरार है। तो क्या अब रास्ते क्लियर हैं उनके लिए वजारत उज़्मा तक जाने के, या अभी भी रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अब 2 चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये हो गया है कि मियाँ साहब जिन 2 केसेस के अंदर कॉन्विक्ट थे और उनकी जो सज़ाएँ थीं वो सस्पेंड थीं, अब वो फाइनली एक्विटल की तरफ चले गए हैं। तो फ़ेज़ 1 इसका मुकम्मल हो गया है कि जिसके अंदर ये है कि कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जाना चाहता है तो उसके स्टैंड कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी है। पहले एवनफील्ड की जजमेंट आई और कल जो है वो अल अज़ीज़िया की जजमेंट आई। अब मियाँ साहब नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाएंगे, लेकिन इसके अंदर और एक एक्सेप्शनल चीज़ जो मौजूद है वो ये है कि इन रेफरेंसेस की जो बुनियाद बनी थी वो बनी थी पनामा की जजमेंट जो जुलाई 2017 के अंदर आई थी, और उसकी बुनियाद पे ही ये 3 रेफरेंस आए थे। तो पहला डिक्लेरेशन जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका किया था 62(1)(f का, जिसके अंदर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया और उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ना पड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट आई और उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि जितनी देर तक किसी शख्स के ख़िलाफ़ जो है कोर्ट डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक उसे 62(1)(f के ज़रिए परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन उसकी कंसिडर की जाएगी। मीनिंग देयर बाय कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पनामा की जजमेंट के बाद मियाँ साहब का रिव्यू भी जो था डिस्क्वालिफिकेशन का 62(1)(f का, जो इसका दूसरा कंपोनेंट था, उसके अंदर भी डिसमिस हो गई थी। लिहाजा मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ये स्टैंड करता है जो 62(1)(f का डिक्लेरेशन है। अब आगे हुआ क्या कि एक अमेंडमेंट आई आर्टिकल 232 के नीचे जो पिछली गवर्नमेंट लेके आई, और उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे लॉ के अंदर कोई मियाद मौजूद नहीं है वहाँ पे 5 साल की मियाद को कंसीडर किया जाएगा, और उसका उन्होंने इफ़ेक्ट जो है 2010 से दिया। अब 2 सिचुएशन सामने आ गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसके अंदर कहा गया है कि जितनी देर तक कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है वो शख्स डिस्क्वालीफाई रहेगा, और दूसरी तरफ 232 जो अमेंडमेंट आई है इलेक्शन एक्ट के अंदर वो है। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप इलेक्शन एक्ट की ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से नलीफाई नहीं कर सकते जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी उस जजमेंट को रिविजिट न करे या कि अनडू न करे। अब ये है कि नॉमिनेशन पेपर तो अपने जमा करवाएंगे, उसके बाद उनके नॉमिनेशन पेपर चैलेंज भी होंगे और अल्टीमेटली हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला जाएगा। और 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर कॉग्निजेंस भी लिया है, और जो 62(1)(f से रिलेटेड पटिशन थी उन्होंने इकट्ठा कहा है और उसकी उन्होंने जनवरी के अंदर डेट फिक्स की है। तो जो भी चीज़ें आएंगी अल्टीमेटली, जिस तरह मियाँ साहब की कन्विक्शन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर से आई, इसी तरह इनकी डिस्क्वालिफिकेशन को क्वालिफिकेशन के अंदर जाके कंसीडर करना जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरप्रेट करेगा, और इस चीज़ का फैसला जो है वो इलेक्शन डे से पहले हो जाएगा कि क्या 62(1)(f का जो डिक्लेरेशन है वो परमानेंट है, कि या 62(1)(f का जो डिक्लेरेशन है वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरप्रेट करेगी कि जब आपकी ओरिजिनल कन्विक्शन ख़त्म हो जाए तो वो, और या ये है कि आपको 5 साल जो है वो मैक्सिमम डिस्क्वालीफाई रहना चाहिए। तो अगर 2017 की जजमेंट को कंसीडर कर लिया जाए जो पनामा की है, तो मियाँ साहब 2022 तक डिस्क्वालीफाई रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2024 के अंदर कोई भी जजमेंट 62(1)(f की आती है जिसके अंदर 5 साल का पीरियड कहा जाता है, तो मियाँ साहब जो है उससे एग्जेम्प्ट होंगे और वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एज ए MNA जो है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, लोग उन्हें वोट डाल सकेंगे। आसान है, बस फाइनली सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, जब तक वहां बात जाएगी क्लियर होगा तो ही
चीज़ें होंगी, लेकिन बज़ाहिर आसान नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा इस पर पैरेलल तनकीद हो रही, जो फैसले आए कि अदालतों ने तो वो फैसले करने हैं कि जिसकी बुनियाद पर केस है। करें नैब जिसने केस बनाया, तमाम तर चीज़ें की, वो खुद इससे पीछे हट गया है और पहले केस बनाए गए सियासी बुनियादों पर और अब हटाए गए हैं सियासी बुनियादों पर। नैब के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, कैसा ही है? नहीं, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है उस चीज़ के अंदर कि हर शख्स जो है जिसके ऊपर केस बनता है, उसका राइट है कि हर तरह का वो डिफेंस ले और जितने भी प्रोसिक्यूशन की चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करे या उन्हें कहे कि गलत है या उसके ख़िलाफ़ जो है कोई corroborative एविडेंस नहीं है, एक्यूज का राइट है। लेकिन उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन का भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो अंडर द ऑब्लिगेशन है कि जो भी केस उन्होंने बनाया है उसको डिफेंड करें। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पिछले 2 माह से आपने देखा है कि नैब ने हर मामले के अंदर कंसीड किया और कंसीड करके, चाहे वो प्रोटेक्टिव बेल हो, चाहे उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वाली बात आई हो जिसके अंदर उनकी रेस्टोरेशन वाली बात थी, और चाहे एवन फील्ड का जो लास्ट वीक जजमेंट आई है उसके अंदर भी आप देखें। और यही ऑब्जर्वेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कही है कि नैब ने इस मामले के अंदर ना कोई सबूत लेके आया और ना ही इस चीज़ को डिफेंड किया है। और यही कल हुआ है कि आप देखें कि 2 दफ़ा जो है नैब ने कहा कि इस केस को रिमांड कर दें और अदालत ने पहली दफ़ा भी नहीं मानी, कल भी नहीं मानी। तो जब आपकी प्रोसिक्यूशन उस जजमेंट को स्टैंड ही नहीं कर रही, हालांकि इस जजमेंट को स्टैंड करने के लीगली जो है वो डिफेंस के पास बहुत चीज़ें ऐसी थी, वो स्ट्राइक डाउन हो सकता था, जिसके अंदर ट्रायल कोर्ट का जो जज साहब की वीडियो भी थी, फिर उसके अंदर ये है कि corroborations भी नहीं थी, फिर ये है कि जो आपकी चीज़ें थी आप उसको प्रेजेंट भी नहीं कर सके थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी, बट जो ऑप्टिक्स होने चाहिए थे प्रोसिक्यूशन के, उससे मैं समझता हूँ कि नैब की जो क्रेडिबिलिटी है या हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, बजाय इस चीज़ के कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला जो है वो इक्विटल की तरफ गया है। सही। तो इस पे तो अगर मियाँ साहब जो हैं वो बेगुनाह भी हैं, तो जो कल नैब ने इस पिछले 2 महीने में जैसे आप बात कर रहे हैं कि रोल अदा किया है, उसमें तो ज़्यादा शक का एक फ़ायदा वो दिया जा रहा है कि जनाब ये देखें, पहले सियासी बुनियादों पर थे और अब सियासी बुनियादों पर नैब जो है वो बिल्कुल इससे पीछे हट गया है। तो ये तो फिर बड़ा इस फैसले के हवाले से भी, इन चीज़ों के हवाले से जो मुज़मरात, एक कानूनी है, दूसरा सियासी पहलू है, तो वो बड़ा अजीब होगा हफ्स साहब। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या पाकिस्तान का नैब जब से बना है, आप देख लें कि नैब के 2 कंपोनेंट है। एक नैब बना था मियाँ साहब के दौर के अंदर 97 वाला नैब, जिसको आज भी हम एहतसाब सैफुर रहमान के नाम से जानते हैं, और इसी तरह 99 के बाद जो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बना। अब दोनों को आप देख लें तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या उसके बाद विक्टिमाइजेशन, ये तो सारी चीज़ें हैं और ओपोनेंट्स के खिलाफ। तो उसकी वजह हुआ ये है कि आपके चंद जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के केस है उससे आपका पूरा सिस्टम जो है वो बाईपास हो गया है, और वो जो चीज़ें जो एक्चुअली इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी के लिए होनी चाहिए थी, वो इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या विक्टिमाइजेशन की वजह से वो साइड पे चले गए। उसका रिजल्ट्स क्या निकला है कि एक तो ये है कि आपका सिस्टम डिस्क्रेडिट हुआ, दूसरा उसके अंदर ये है कि लोगों का एतबार उस चीज़ के अंदर उठ गया, तीसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का इंडेक्स है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे ही जा रहा है, और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो ग्रेड है वो दुनिया में करप्शन के अंदर ऊपर जा रहा है, उसके अंदर आपकी रैंकिंग जो है वो नीचे जा रही है। फिर उसके अंदर एक चीज़ और ये आ गई कि फिर आपने जब इन सारी चीज़ों को इस तरह करना शुरू कर दिया तो वो चीज़ें जो जेन्युइन भी थी आपने उनके भी ऑप्टिक्स चेंज कर दी। अगर आप 16-17 की आप सारी इन्वेस्टिगेशन देख लें, आपके मीडिया हाइप्स के अंदर देख लें, वॉल्यूम 10 तक बात गई, आप देख लें किस तरह वो चीज़ें प्रेजेंट की गई, और आप 2023 के अंदर आप देख लें कि किस तरह चीज़ें, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसमें ये समझता हूँ कि हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई आप लेसन या लर्न करते हैं। अब वक्त आ गया इस चीज़ के अंदर कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारी जो जुडिशल सिस्टम के टॉप के लोग हैं वो इस चीज़ के अंदर बैठे और इस गवर्नेंस पे, जस्टिस सिस्टम पे, प्रोसिक्यूशन पे, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड को मैकेनिज्म, लॉ और उसका वे फॉरवर्ड बनाए ताकि ये चीज़ें बार बार ना हो। और अगर ये चीज़ें बार बार होंगी तो ना हमारे मुल्क के अंदर इकॉनमी बेहतर आएगी, ना हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ बेहतर आएगा, ना हमारे मुल्क के अंदर ट्रस्ट आएगा, और ना ही हमारे मुल्क के अंदर लोग ये समझेंगे कि अगर मैं करप्शन करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और दूसरा ये समझे कि अगर मैंने करप्शन किया तो मुझे पकड़ कोई नहीं सकेगा। और ये बहुत ही अलार्मिंग फैक्टर्स है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हमारे इन पॉलिटिकल लीडर्स को, हमारी पार्लियामेंट को, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं उन्हें इसकी ले लेनी चाहिए कि 76 साल के अंदर जो हमने खेल खेला है
वो अब आगे नहीं जा सकता। और पाकिस्तान इस पैराडाइम के अंदर अगर अब 76 साल में फेल हुआ है तो नई चीजें लेके आनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोगों का और हमारी यूथ जो है वो भी प्रॉस्पेरिटी के अंदर आए और हम इस विशियस सर्कल से बाहर निकल के अपनी जो है वो सही उस तरफ जाएं, जिस तरह हमारे दूसरे हमसाया ममालिक हैं, ये दुनिया के दूसरे ममालिक हैं जिनके अंदर इकॉनमी भी बेहतर है, रूल ऑफ लॉ भी बेहतर है, गवर्नेंस भी बेहतर है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी उसके अंदर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है जो इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी मौजूद है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में ख़ुद ये देखा जा रहा होता है कि माजी में लामहदूद इख्तियारात नैब के थे और जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया, और अब इस किस्म के इख्तियारात हैं कि शायद अगले आने वाले वक्त में नैब बिल्कुल एक टूथलेस किस्म का इंस्टीट्यूशन बन जाए। बहुत शुक्रिया, हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।